अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट स्टडी। आज हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी 402 का लेक्चर नंबर 4, द एक्सपेरिमेंटल मेथड इन साइंस ऑफ साइकोलॉजी। पिछले लेक्चर में भी हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स इन साइंस ऑफ साइकोलॉजी किए थे, तो इसमें हम उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, सम लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट्स। एग्जाम्पल ऑफ कॉमन कंटेम्प्रेरी एक्सपेरिमेंट्स आर ब्लो। कंटेम्प्रेरी हमने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि वो कौन से हैं। 1970 के बाद जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए साइकोलॉजी में, उसे हम कंटेम्प्रेरी एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जानते हैं। और आज हम इस लेक्चर में कुछ कंटेम्प्रेरी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो पढ़ेंगे कि कौन कौन से किए थे। अटेंशंस टू इमोशंस, ठीक है, इमोशंस पे अटेंशन दी गई है। उन्होंने कहा द मेजॉरिटी ऑफ द वर्क ऑन इमोशन परसेप्शन आर फोकस्ड ऑन फेशियल एक्सप्रेशंस। मतलब जितने भी हम इमोशंस हैं उनकी हम परसेप्शन जो है अंदाजा लगाते हैं इंसान के मुंह के अंदाज से, उसके चेहरे पे जो तासुरात होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि ये बंदा क्या फील कर रहा है, इसके इमोशंस क्या हैं, जज्बात क्या हैं। कैरेट एंड कोलीग्स ने 2018 में जर्नल ऑफ कंपैरेटिव साइकोलॉजी में उन्होंने एग्जामाइन किया या उन्होंने ये स्टडी किया कि क्या जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ये ऑब्जर्व होते हैं फेशियल एक्सपेरिमेंट से या बॉडी लैंग्वेज से, या ये हर स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, या मतलब हर जो स्पीशीज है, हर जो जानदार है उसके अलग-अलग होते हैं, या फिर ये बॉडीज के स्पेसिफिक होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। यहाँ कुछ लोगों को तस्वीरें दिखाई गई, चिंपैंजी की, मेल चिंपैंजी की और पिपल की, एक इंसान की, जिसके बॉडी पोस्चर्स इंडिकेट किए गए थे फियर में, एंगर में एंड न्यूट्रल एक्सप्रेशन में। मतलब उन्होंने दो स्पीशीज ली, चिंपैंजी की और एक इंसान की, तो फिर उसके फियर, एंगर और न्यूट्रल एक्सप्रेशन के क्लिक कर लिया, उसकी पिक्चर ले ली, तो फिर उन्होंने उसमें फ़र्क स्टडी किया। आगे ब्रेन की डिफरेंट पिक्चर्स दी गई हैं, न्यूट्रल, फेयरफुल और हैप्पी। और उसके बाद नेक्स्ट है जी, ह्यूमन ऑब्जर्व्स बट नॉट चिंपैंजी शो द टिपिकल इमोशनल डॉट प्रोव इफेक्ट। उन्होंने कहा कि जो इंसानों ने ऑब्जर्वर्स से उन्होंने जो इफेक्ट शो किया लेकिन चिंपैंजीज ने नहीं किया। जो दे वर faster to tap the dot on the screen when it appeared and located previously occupied by anger and fearful expression compared to neutral expression। अब जो लोग थे वो डॉट को ज़्यादा फास्ट तौर पे, एक डॉट उन्होंने स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे शो किया, तो इंसान जो थे वो ज़्यादा फास्ट टैप करते थे पहली जगह पे अगर डॉट अपेयर होता, लेकिन उनमें थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा सा डर के एक्सप्रेशन होते, लेकिन न्यूट्रल एक्सप्रेशन नहीं होते। मतलब उनमें डर या थोड़ा सा गुस्सा मौजूद होता। लोगों का ये रवैया जो था शायद इस वजह से था कि ये जो है चिंपैंजीज को भी दिखाया जा रहा है, या चिंपैंजी के साथ भी ऐसा ही जो है शो हो रहा है, चिंपैंजी भी पिक्चर्स पे रिएक्ट कर रहे हैं। कैरेट एंड कोलीग्स replicated the standards of results emotional dot proof task with emotional body posture in human observers। उन्होंने कैरेट और क्लिक्स ने ये कहा कि डबल स्टैंडर्ड इमोशनल डॉट प्रूफ है, जिसमें जो बॉडी पोस्चर हैं ह्यूमंस के वो ऑब्जर्व किए जाते हैं। हिजमा एंड कोलीग्स ने एग्जाम किया हाउ इमोशनल बेस्ड नेगेटिव इमोशन मेजर्ड इन द लैब। अब उन्होंने जो है नेगेटिव इमोशनल, गुस्सा जो है, जितने भी हमारा ऐसे इमोशन जो हमें डिस्ट्रॉय करते हैं या हमारी बॉडी में नेगेटिव चेंजेस लाते हैं, उन्हें हम नेगेटिव इमोशंस कहते हैं। तो जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनमें गुस्सा भी आ जाता है। ये हमारी जो डेली लाइफ है, इन्हें लैब में स्टडी करने का काम उन्होंने किया, हिजमा एंड कोलीग्स ने। एक्सपीरियंस नेगेटिव इवेंट्स आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन एंग्शियस मूड अप टू 90 मिनट्स लेटर। वो कहते हैं हमारे पास अगर कोई नेगेटिव इवेंट होता है तो वो हमारे जो गुस्से को बढ़ा देता है 90 मिनट बाद। बट दिस इफेक्ट वाज ग्रेटर फॉर इंडिविजुअल हु शोड लार्ज अटेंशनल बायस टू एंगर फेसेस इन द डॉट प्रूफ टास्क। अब डॉट प्रूफ टास्क में उन्होंने स्पेशली, मैंने आपको पहले बताया कि स्क्रीन पे एक डॉट दिया जाता था, तो जो इंसान थे उन्होंने को वो डॉट जैसे ही अपेयर होता उन्हें टच करना होता है। तो जो लोग उस डॉट प्रूफ टास्क में ज़्यादा गुस्सा करते थे वो रियल लाइफ में भी ज़्यादा गुस्सा करते थे। अटेंशन बेस्ड टू एंगर फेसेस, तो उनके फेसेस जो है वो एंग्री एक्सप्रेशन शो करते थे। हाउएवर अटेंशन बेस्ड डिड नॉट अफेक्ट मूड। तो ये अटेंशन बाइस जो होता है ये मूड को अफेक्ट नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे इंसान का नेगेटिव इवेंट चलता है। द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव इवेंट रिपोर्टेड, और जितने भी नेगेटिव इवेंट्स हमें रिपोर्ट होते हैं वो 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं होते।
जैसे आप गुस्सा कह लो या चिड़चिड़ापन कह लो, वो 2-3 घंटे तक ही होता है। आगे है ग्रेटर अटेंशनल बायस टुवर्ड्स थ्रेटनिंग स्टिमुलाई इज एसोसिएटेड विद एनहांस्ड रिएक्टिविटी टू स्ट्रेसर। कहता कि जितना हमारे पास एक डर का अटेंशनल बायस होगा, मतलब हम डर की तरफ अटेंशन देंगे, उतना वो एसोसिएटिव होगा हमारे स्ट्रेस लेवल पर, रिएक्टिविटी टू स्ट्रेस, हम उतना ज़्यादा स्ट्रेस होंगे। बट डू नॉट मेक पीपल मोर सेंसिटिव टू नेगेटिव इवेंट्स, लेकिन लोगों को जो है वो नेगेटिव इवेंट्स के लिए इतना सेंसिटिव नहीं करता, और प्रोलॉन्ग एक्सपीरियंसेस ऑफ एंशियस मूड। और ये जो अटेंशनल बायस होता है ये इंसान को स्ट्रेस तो कर देता है, लेकिन इंसान को नेगेटिव इवेंट्स का आदी नहीं करता, और ना ही उन्हें गुस्से वाले मूड्स में रहने का आदी बनाता है। आगे है जी साइकोलॉजी एंड रियल लाइफ। ठीक, यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन होती है, वो एक फेनोमेना होता है, साइकोलॉजिस्ट वो 2 रीज़न से लेता है। ठीक है, एक तो होती है उसकी अपनी जो है इंटरेस्ट होता है कि हाँ ये क्वेश्चन है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है, एक तो उसकी ये वजह होती है, क्यूरियोसिटी आप कह सकते हैं। और दूसरी होती है कि उसका एक मसला हो गया है तो उसको सोल्यूशन निकालना है, बिकॉज दे वांट टू फाइंड सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। इसी लिहाज से साइंटिफिक रिसर्च को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एक बेसिक रिसर्च है और अप्लाइड रिसर्च है। बेसिक रिसर्च क्या है? बेसिक रिसर्च इज ऑफ्टन ड्राइव फ्रॉम क्यूरियोसिटी टू लुक डीपली इनटू फेनोमेना एंड प्रोसेस टू इन्वेस्टिगेट इट इन डिटेल्स। ये क्या होता है कि हम तजस्सुस के बायस करते हैं, तो इसकी कोई खास हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम तजस्सुस के तौर पे करते हैं, एक अमल को डीपली स्टडी करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं उसकी डिटेल को बेसिक रिसर्च में। ठीक है, एग्जाम्पल उन्होंने दी है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, pathway involved in perceiving movement, study how caffeine affects brain। ठीक है, आगे अप्लाइड रिसर्च एम्स टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। इसमें जो है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है, तो हमने काम करना होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हाउ टू क्योर बेड वेटिंग एंड रिड्यूस अर्ली मॉर्निंग कैफीन इनटेक अमंग एल्डरली। मतलब ये हमारे पास एक है प्रॉब्लम के जो एल्डर लोग हैं वो उठ के सुबह कैफीन का इनटेक करते हैं, तो हमने उसे कैसे रिड्यूस करना है या बेड वेटिंग को कैसे क्योर करना है, तो ये हमारे पास अप्लाइड रिसर्च में आ जाता है। ठीक है, बेसिक रिसर्च हैज़ नो इमीडिएट प्रैक्टिकल गोल। बेसिक रिसर्च का कोई खास गोल नहीं होता, जैसे मैंने आपको पहले कहा अपनी मर्जी से एक रिसर्चर करता है। बेसिक रिसर्च इज पब्लिश टू रिजर्व डाटा को रिजर्व करने के लिए होती है, थ्योरिकल एक्सप्लेनेशंस के लिए होती है। कॉन्सेप्ट कैन बी टैप्ड बाय अप्लाइड रिसर्चर, ताकि वो जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अप्लाइड रिसर्च बाद में यूज कर सकें। बाद बेसिक रिसर्च इस तरह की भी होती हैं। इट टेक्स क्वाइट अ व्हाइल फॉर कॉन्सेप्ट टू डेवलप बाय बेसिक रिसर्चर टू फाइंड सम यूजफुल एप्लीकेशन इन सोसाइटी। मतलब जो बेसिक रिसर्च होती है ये थोड़ा टाइम लेती हैं सोसाइटी में काम आने के लिए। 70% ऑफ द सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन और सोल्यूशन आर ड्यू टू बेसिक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। 70% जो हमारे पास सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन जो होती हैं ये बेसिक रिसर्च की वजह से होती हैं, तो ये एमसीक्यू भी आ सकता है। ठीक है, हाउएवर द रिसर्चर currently 20 to 30 years before the ultimate use of the product। सो रिसर्च जो होती है वो 20 से 30 साल पहले हमारे पास होती है, उसका प्रोडक्ट का अल्टीमेट यूज हम बाद में करते हैं 20-30 साल बाद। अगेन कंडीशनिंग ऑफ नॉनसेंस सैलेबल्स, एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय पॉल चैंस इन 1977 demonstrate that nonsense syllables could be liked or disliked depending on what these were paired with। मतलब उन्होंने रिसर्च की थी 1977 में कि जो नॉन सेल्फ बेतुके अल्फाज होते हैं वो पसंद किए जा भी सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते। तो मसला अहम ये है कि हम उन नॉन सेंस सैलेबल्स को किस वर्ड के साथ यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं चाय शाय, जो शाय है वो एक नॉन सेंस सैलेबल है, लेकिन जब हम चाय शाय कहते हैं कि चाय शाय हो जाए तो उसका एक तुक बन जाता है, एक लॉजिक बन जाता है। ये बेसिक रिसर्च, दिस वाज अ बेसिक रिसर्च इन क्लासिकल कंडीशनिंग। ये क्लासिकल कंडीशनिंग की बेसिक रिसर्च थी, फॉलोड बाय अप्लाई सम प्रिंसिपल ऑफ टू कंडीशनिंग ऑफ बाइस्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स नेशनलिस्ट। तो ये बाद में जो है कंडीशनिंग ऑफ बाइस्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स नेशनलिस्ट में इस्तेमाल हुई। आगे है इन एन एक्सपेरिमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी the participants were presented with nonsense syllables। में participants के सामने nonsense syllables like pog and gan either a pleasant or unpleasant word are spoken by the experimenter। जो एक्सपेरिमेंटर थे उन्होंने nonsense syllables जो है वो बोले। जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके सामने पोग, गैन, स्वेडिश अमेरिकन इस तरह के
जो नॉनसेंस सिलेबस बोले। फिर उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, द प्रेजुडाइस अबाउट सम नेशनलिस्ट is learned through the process of conditioning because two words appear together often, for example of media and public discourse। जैसे तासुब ये हुआ कि तासुब कुछ कौमों के बारे में हुआ कि वो कंडीशनिंग इस्तेमाल करती हैं, दो लफ्ज़ों को साथ में जोड़ देती हैं गुफ्तगू के लिए, या आम गुफ्तगू के लिए या मीडिया गुफ्तगू के लिए। मैन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायस रिसर्च इन पाकिस्तान कैन बी साइटेड वो कह रहे हैं बहुत सी ऐसी जो हैं रिसर्चेज हैं पाकिस्तान में, एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग फाउंड इन बेसिक रिसर्च हैव बीन यूज्ड टू ट्रेन एनिमल्स। तो ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग फाउंड बेसिक रिसर्च जो है वो ट्रेन एनिमल्स में रिड्यूस एंग्जाइटी, डिक्रीज डिजायर बिहेवियर लाइक क्लासरूम डिसिप्लिन, सो इंक्रीज डिजायर बिहेवियर लाइक क्लासरूम डिसिप्लिन। जो कंडीशनिंग के प्रिंसिपल हमने इस्तेमाल किया, कंडीशन होती है कि अगर एक बंदा या एक पर्सन हमारी फेवरेट कंडीशन में एक्ट करता है तो हम उसे रिवॉर्ड देते हैं, या उसके अगेंस्ट जाता है तो हम उसे पनिश करते हैं। तो ये पाकिस्तान में भी यूज़ होता है जानवरों को ट्रेन करने के लिए, जो है एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, और एक क्लासरूम में डिसिप्लिन करने के लिए। एक बेसिक रिसर्च में जो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की, उसमें जो है एम्प्लॉयज़ को नए तरीके बताए जाते हैं कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के वक्त कैसे रिएक्ट करना है। स्टडी इन एग्रेशन शो दैट when people know about someone's disability or defect, they react less to their irresponsible behavior। अग्रेशन की जो स्टडी थी उसमें उन्होंने शो किया कि जो लोग होते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि अगला बंदा डिसेबल है या माजूर है या उसमें कोई डिफेक्ट है, तो वो जो है अपनी जिम्मेदारी का लेस रिस्पॉन्सिबल टू इरिस्पॉन्सिबिलिटी, जो गैर जिम्मेदार होते हैं वो कम हो जाते हैं, अब वो थोड़ी जिम्मेदारी का इजहार करते हैं। जैसे कि आपका एग्रेशन कम हो जाता है जब आपको पता चलता है कि अगला बंदा जिसने आपका नुकसान किया है वो माजूर है या उसमें कोई डिफेक्ट है। जैसे आगे उन्होंने एग्जांपल दी है कि एक वीडियो शो की जिसमें दो यंग मैन होते हैं, दो लड़के होते हैं, एक चल रहा होता है और एक बाइक पे होता है। तो दे क्लाइड इन द रोड, वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जो चलने वाला होता है, एक बंदा उसे बताता है कि जो चलने वाला है वो सुन नहीं सकता, इसलिए उसने दूसरे लड़के की हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनी। The other were not told about such any defect। दूसरे को, जो उसके साथ लड़का होता है, उसको दूसरे जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उन्हें नहीं बताया जाता कि इसका कोई ऐसा डिफेक्ट है। तो उसका नतीजा क्या निकलता है, जिनको नहीं बताया गया वो उसे ज़्यादा हार्शली करते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसे किया या ऐसे किया। लेकिन जिसको लगता है कि इसका पता होता है कि इसमें डिफेक्ट है या इसको सुनाई नहीं देता, वो उससे थोड़ा कम हार्श होता है, थोड़ा गुस्सा कम करता है, क्योंकि उसको पता होता है बेचारा पहले से ही सुन नहीं सकता, तो इसलिए उससे थोड़ा गुस्सा कम आता है। आगे है एडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और लिमिटेशंस भी हैं। वाई एक्सपेरिमेंट्स, तो हम अब देखेंगे एक्सपेरिमेंट्स क्यों। कॉजुअलिटी एंड कंट्रोल। Causality and control, no factors, variables except one being studied are permitted to influence the outcome। जो भी हमारे पास फैक्टर जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसके अलावा कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है उसे हम आने नहीं देते आइडियल एक्सपेरिमेंट में। वो हमारे जो है रिजल्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करता, उस पर रिजल्ट पे असरअंदाज नहीं होता। डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट सो डैट कैन ओनली वन एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट इज एट द हार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड। सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन जो हो उसका रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड का बेसिक रीजन हो या बेसिक पॉइंट हो। दिस अलाउ अस टू मेक स्टेटमेंट्स अबाउट कॉजुअलिटी। तो ये हमारी स्टेटमेंट में कॉजुअलिटी वजह क्रिएट कर देती है, मतलब सिर्फ एक ही वजह हो और उस वजह पे कंप्लीट कंट्रोल हो कि हाँ इस वजह से हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसी ही के लिए जो हमारा रिजल्ट हो इसी पे बेस हो, इधर उधर की बात ना हो। वी कैन से विद कॉन्फिडेंस दैट इफेक्ट वी फाउंड in lab was due to independent variable, not due to some other random factor just in by chance। मतलब जो भी इफेक्ट हो वो हमारे कंट्रोल्ड वेरिएबल से हो या रैंडम फैक्टर की वजह से कोई भी ना हो, इधर उधर की बात कोई भी वेरिएबल इस पे डिपेंड ना करके हमारे रिजल्ट को खराब ना करे। आगे जी प्रिसिशन, दुरुस्तगी, मतलब बिल्कुल दुरुस्त और एक्यूरेट मेजरमेंट्स होनी चाहिए। जैसे है इट इज स्टेटेड दैट 20 ग्रेन्स ऑफ शुगर इन अ वाटर कैन बी डिटेक्टेड, कि अगर 20 दाने शुगर के पानी में होंगे तो वाटर विल बी रिसीव्ड एज स्वीट। तो वाटर जो है वो
मीठा हो जाएगा। ये हाइपोथेसिस वेरी प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक। हाइपोथेसिस जो होती हैं बहुत प्रिसाइज होती हैं, बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, एक ही तरह मतलब बिल्कुल अपनी लाइन की वाज़ेह होती हैं, उनमें फ़र्क नहीं हम कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते। सो आर द मेजरमेंट भी वैसी होती हैं। ऑब्जर्वेशन फैक्टर लाइक टाइम, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड सो ऑन, मतलब कितना हम उसे टाइम देंगे, टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे, और इस तरह की मतलब हम जो है फैक्ट एंड फिगर्स बिल्कुल सेम टू सेम ही रखते हैं। प्रेसिशन इसी कहते हैं। आगे है ऑब्जेक्टिव। इट कैन बी ऑब्जर्व बाय अदर्स इन टर्म ऑफ प्रोसीजर एंड रिजल्ट। Experimenter reports what she finds even if it is against the expectations or reject the hypothesis। मतलब ये ऑब्जेक्टिव एक मकसद होता है एक्सपेरिमेंट करने का, अगर वो मकसद हमारे जो है एक्सपेक्टेशन या उम्मीदों के खिलाफ भी हो या बरअक्स हो, तो फिर भी हमें वो ही रिपोर्ट करना। ये एक्सपेरिमेंटर जो है वो ही रिपोर्ट करता है जो वो फाइंड करता है, चाहे कि उसे लगता हो कि ये रिजल्ट नहीं आएगा या उसकी उम्मीदों के बरअक्स हो, या फिर वो रिजेक्ट करे हाइपोथेसिस को, लेकिन वो ऑब्जेक्ट वही करेगा, पब्लिश वही करेगा, जो रिपोर्ट वही करेगा जो एग्जैक्ट उसको मिला होगा। इजियर टू रेप्लिकेट। Replication means other can conduct the same experiment using procedure reporting by experimenter। तो replicate का मतलब ये होता है कि जो एक्सपेरिमेंटर ने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो दूसरा बंदा भी वो ही जो प्रोसीजर यूज करके वो एक्सपेरिमेंट कर सके। तो इजियर टू रेप्लिकेट मतलब जो इजी हो एक बंदे के लिए एक एक्सपेरिमेंटर का प्रोसीजर करना, उसे हम इजी टू रेप्लिकेट कहते हैं। इन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी मैंने एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन रेप्लिकेटेड, बहुत से एक्सपेरिमेंट रेप्लिकेट हुए हैं और तो दोबारा करके देखे गए हैं। फाइंडिंग हैज बीन वेरीफाइड फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स, जो फाइंडिंग्स थी उन्हें फर्दर एक्सपेरिमेंट से पक्का कर लिया गया, वेरीफाई कर लिया कि आया ये ठीक है या नहीं है। और इफ न्यू एक्सपेरिमेंट्स फेल टू कम अप विद सेम रिजल्ट, और अगर नए जो है एक्सपेरिमेंट्स हैं वो फेल हो जाए, दोबारा उनका सेम रिजल्ट ना आए, द थ्योरी और फेनोमेना इज कंसीडर्ड डाउटफुल एज द एविडेंस इज इनकंक्लूसिव। तो जो उसका जो रिजल्ट होता है वो हम उसे डाउटफुल कह देते हैं, मशकूक कह देते हैं, क्योंकि जो इसका एविडेंस है, जो इसका हमारे पास सबूत है, वो इनकंक्लूसिव गैर नतीजा केस है। इनकंक्लूसिव गैर नतीजा केस है, मतलब जो हमने पहले नतीजा निकाला था अब वो नतीजा नहीं निकला, इसलिए वो मशकूक हो गया। ठीक है। समिंग अप ऑफ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की बताया गया है। ऑब्जर्वेशन है, लीड टू क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन हमें क्वेश्चंस का लीड कर देती है। क्वेश्चन फ्रॉम हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट। जो हाइपोथेसिस है हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। जो हाइपोथेसिस है उसे एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए टेस्ट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं डाटा को, फिर एनालाइज करने के बाद डाटा को समझने बूझने के बाद हम एक कंक्लूजन ड्रा करते हैं, एक नतीजा अखज़ करते हैं, फिर उस नतीजे को हम शेयर कर देते हैं, शेयर द रिजल्ट दूसरों से बांट देते हैं। चलें जी, आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।